फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं, आपकी सेकंड यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि संयोजकता बल सिद्धांत जो है उसकी क्या क्या लिमिटेशन होती है, क्या उसकी सीमाएं हैं, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए थे, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल जो होता है, सबसे पहले हेडर डाल देती हूँ। ठीक है, संयोजकता बल सिद्धांत की सीमाएं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवा दिए थे, अगर आपको याद नहीं है तो वापस मैं थोड़ा सा इधर फटाफट से बता देती हूँ। देखिए, संयोजकता बल सिद्धांत ये कहता है कि O2 मॉलिक्यूल जो है, O2 अणु जो है वो होना चाहिए पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यानी उसमें एड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन वीवीटी के अनुसार देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी बल निर्माण के बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन से पेयर हो जाते हैं, 2 बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद यानी O2 अणु के बनने के बाद यहाँ पर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो ये होना चाहिए था वैसे तो डायमैग्नेटिक, लेकिन ये क्यों पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक ये क्यों होता है ये नहीं बता पाया संयोजकता बल सिद्धांत इसके अनुचुंबकीय होने का कारण। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको लिखवा दी थी। इसके अलावा एक पॉइंट और आपका हो चुका था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को देता है जबकि दूसरा परमाणु अपने रिक्त कक्षक के साथ बल निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं उत्सय संयोजक बल। उसके बारे में वीवीटी कुछ नहीं बताता है। वीवीटी में हम सहसंयोजक बल के बारे में ही समझते हैं कि सहसंयोजक बल होता है जिसमें दोनों ही परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे पिछली क्लास में हो चुके थे। एक तो था O2 और अणु के बारे में, एक था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, 2 पॉइंट आपके प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं जो था C42। आज की क्लास में रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिमेनिंग कौन कौन से पॉइंट्स है, देखिए CO और N2 जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं। ये क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं ये भी वीवीटी में नहीं बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा। इसके अलावा कि जो बॉन्ड होते हैं कंप्लीटली 100% कोवलेंट नहीं होते, पूरे के पूरे हम कह सकते हैं 100% सहसंयोजक बंध नहीं होते। उसमें कुछ आयनिक गुण भी होते हैं, बंध में कुछ आयनिक गुण भी होते हैं। वह आयनिक गुण कितने हैं, ठीक है, कितना परसेंट वहां पर आयनिक करैक्टर है, इसके बारे में भी नहीं बताता है वीवीटी। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट इसका निकल के आएगा वो ये है कि कई बार क्या होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, यानी हम उसकी ज्योमेट्री वगैरह बताना या फिर उसमें किस लेंथ पे बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड लेंथ की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर, वो चीज डिस्कस नहीं हो सकती है सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में भी वीवीटी ने नहीं बताया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कुल 5 पॉइंट्स हैं जो कि आते हैं लिमिटेशन ऑफ वीवीटी में। थर्ड पॉइंट पे आते हैं।
लिखिए तो आप लिखिए CO तथा N2 अणु की CO तथा N2 अणु के अतिरिक्त स्थायित्व की व्याख्या संयोजकता बल सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। अगला पॉइंट है सहसंयोजक बल के अलावा सहसंयोजक बल में सहसंयोजक बल होता है उसमें कुछ आयनिक गुण भी पाए जाते हैं। वो आयनिक गुण कितने हैं? सहसंयोजक बल में कुछ आयनिक गुण भी होते हैं। वह आयनिक गुण कितना प्रतिशत है यह VBT नहीं बता पाया है। ठीक है कि किसी भी सहसंयोजक बल में कितने तो कोवलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं, कितना परसेंट उसमें आयनिक कैरेक्टर है, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो पूरी तरह से कोवलेंट नहीं होता, उसमें भी कुछ आयनिक गुण पाए जाते हैं। तो उस गुणों की मात्रा कितना प्रतिशत आयनिक गुण वह रखता है, इसकी व्याख्या भी VBT ने नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट C9 में ठीक है। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल के केस में ऐसा होता है कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसका जो एक हमने स्ट्रक्चर मान लिया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि किस टाइप का बॉन्ड का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बॉन्ड लेंथ है या फिर बॉन्ड एंगल वहाँ मौजूद है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण के बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए एक से ज्यादा संरचना बनानी पड़ती है उस अणु के लिए। तो ये जो संरचना है जो कि एक से ज्यादा बन रही है एक ही अणु के लिए, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कह सकते हैं विस्थानीकृत हो रहे हैं, अलग अलग जगह पोजीशन उनकी रहती है, वो वाली जो संरचना है वह कहलाती है अनुनादी संरचना, जिसको बनाना आवश्यक हो जाता है।
संरचना द्वारा नहीं की जा सकती है, इसके लिए एक से अधिक अनुनादी संरचना लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर बीबीटी ये चीज नहीं बता पाता कि अनुनादी संरचना किस प्रकार से बनेगी, और सिर्फ वो एक ही संरचना पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो इसको भी लास्ट पॉइंट है आपका, सीमाओं में लिमिटेशन में, इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं शंकर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बीजीटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं शंकरन। ठीक है, अब ये जो शंकरन है इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्सप्लेन करते थोड़ा सा। शंकरन जो है वो एक काल्पनिक अवधारणा है, इसको बताया गया है पॉलिंग के द्वारा। पॉलिंग ने शंकरन बताया था, और ये क्यों जरूरी है, शंकरन के द्वारा हम किसी भी अणु की ज्यामिति और उसके अणु के मध्य जो बॉन्ड बनते हैं, बंध बनते हैं, उनके मध्य बंध कोण को हम बता सकते हैं। तो इसलिए शंकरन की आवश्यकता पड़ी। शंकरन आपने नाम भी सुना हो, कई प्रकार के होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d वगैरह वगैरह। ठीक है, काफी सारे होते हैं, और इसकी परिभाषा अगर हम समझने की कोशिश करें तो शंकरन इस तरह से बताया जा सकता है कि शंकरन वह प्रक्रिया है जिसमें लगभग समान ऊर्जा, या फिर कह सकते हैं या फिर समान ऊर्जा के जो कक्षक हैं जिनकी आकृति लगभग समान है वो परस्पर मिश्रित होते हैं और समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शंकर कक्षक। ठीक है, इन जो नए कक्षक हमें प्राप्त हुए उन्हें कहते हैं शंकर कक्षक। जितने कक्षक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या फिर मैं कह सकते हैं परस्पर मिश्रित होते हैं, उतने ही नए कक्षकों का यहाँ पर निर्माण होता है, जिन्हें कहा जाता है शंकर कक्षक। ठीक है, या फिर संकृत कक्षक भी इसे बोला जाता है। दोनों चीज सही है, शंकर कक्षक भी बोल सकते हैं या फिर संकृत कक्षक भी बोल सकते हैं, संकृत या शंकर। ठीक है,
पहले बेसिक देख लें इसका। संकलन एक काल्पनिक विधि है जिसे पॉली के द्वारा दिया गया, जैसे मैंने बताया। इसके द्वारा किसी भी अणु की ज्यामिति तथा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। अणु की ज्यामिति वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। इसे पॉलिंग द्वारा दिया गया है। ठीक है, नोट करें इसे। यह एक काल्पनिक विधि है जिसके द्वारा अणु की ज्यामिति तथा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। इसे पॉलिंग द्वारा दिया गया, इसे पॉलिंग द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब परिभाषा की बात करें। संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समान तथा लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के परम आणविक कक्षक परस्पर मिश्रित होते हैं और लगभग समान ऊर्जा और आकृति के नए, या फिर कह सकते हैं उतने ही नए संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखिए।
आकृति के परम आणवीय कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो नए कक्षक बनेंगे, नए कक्षक उतने ही कक्षक नए बनते हैं जितने परम आणविक कक्षक परस्पर मिश्रित होते हैं। ठीक है, कभी डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पैराग्राफ चेंज करके मुझे और भी लिखवाना है आगे। तो सबसे पहले आप इतना नोट करें, संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समान तथा लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के परम आणवीय कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान आकृति के तथा समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर से यहाँ से इसको हटा रही हूँ ताकि डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू किया जा सके। तो यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है और नए बने कक्षक संकर कक्षक या संकरित कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज सही है, संकर कक्षक भी कह सकते हैं या फिर संकरित कक्षक भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा संकरण की।
हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे शंकरन के, क्या अभिलक्षण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि रूल्स भी कहा जा सकता है शंकरन के, नियम। शंकरन के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए शंकरन का पहला नियम ये है कि ये एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका प्रयोग होता है प्रायोगिक तथ्यों के सत्यापन में, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं या फिर हमने कहीं सुनी है कि किसी अणु का जो ज्यामिति है वो है कह सकते हैं लीनियर है, रेखीय ज्यामिति है। मान लेते हैं हम किसी अणु की जो ज्यामिति है हमें पता लगता है कि वो लीनियर है, तो उसको रेखीय ज्यामिति को सच बताने के लिए हमें ये सही है, उसके लिए हम शंकरन निकालते हैं और वहां हमें पता लगता है कि एसपी आया। एसपी का मतलब होता है कि यहाँ पर रेखीय ही ज्यामिति आएगी, ठीक है। तो ये जो प्रायोगिक तथ्य है जो कि हमने लैब में देखे हैं कि इस अणु की जो कह सकते हैं ज्यामिति है वो एक सीधी लाइन में आती है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है या ज्योमेट्री बनती है, तो उस चीज को सिद्ध करने का काम करता है शंकरन, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। यहाँ पर देखो जितने परम आणविक कक्षक परस्पर मिश्रित होते हैं उतने ही नहीं आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, उतने ही नए यहाँ पर शंकरित कक्षकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो कक्षक परमाणविक कक्षक स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, परस्पर मिश्रित हो रहे थे, उतने ही नए कक्षकों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो है परम आणविक कक्षक भाग लेते हैं किसी भी परमाणु के, ना कि उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर कक्षक भाग ले रहे हैं परम आणविक कक्षक, तो शंकरन में भाग ले सकते हैं रिक्त कक्षक, पूरित कक्षक या फिर अर्धपूरित कक्षक। तीनों ही कंडीशन में जो कक्षक है वो भाग ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या फिर वो आधा भरा होना चाहिए, अर्धपूरित होना चाहिए, ठीक है। कोई भी केस में वो परम आणविक कक्षक जो है वो भाग ले सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। शंकरन में क्या होता है कि जब शंकरन प्रदर्शित किया जाता है उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आणविक कक्षक चित्र जो बनता है ऑर्बिटल डायग्राम, तो उसमें कुछ पाली जो होती है उसको बड़ा दिखाया जाता है, कुछ को छोटा दिखाया जाता है। कई बार जो छोटी पाली है उसको तो दिखाया ही नहीं जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी छोटी पाली आपने देखी होगी, तो जो बड़ी छोटी पाली है वो प्रदर्शित करती है बड़ी पाली कि यहाँ पर बंध का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के घनत्व को प्रदर्शित करती है बड़ी पाली, जबकि छोटी पाली है या पाली हमें दिखाई नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत कम होगा, ठीक है। जहां पर हम बिल्कुल ही दिखाते हैं वहां तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता ही नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस रीजन से हमने वो वाली जो पाली है, वो वाला जो हिस्सा है ऑर्बिटल का, उसको हटा दिया है, ठीक है। पाली किसको कहते हैं? इस तरह से पी कक्षक है, इसको इस तरह से दिखाया जाता है ना, ये होती है पाली। किसी को नहीं पता हो तो ये हो गया x, ये हो गया z, ये वाला है x और ये हो गया y। इसे पाली कहा जाता है। कुछ ऑर्बिटल डायग्राम में एक पाली को तो बड़ा दिखा देते हैं इस तरह से, दूसरी पाली को छोटा दिखा देते हैं। हमने अपने ओवरलैपिंग वाला जो मैंने आपको बताया था जिसमें हमने अतिव्यापी पढ़ा था, ठीक है, वहां पर भी इसको दिखाया था, एक पाली को बड़ा दिखा दिया, एक को छोटा दिखा दिया। तो छोटी पाली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को नहीं प्रदर्शित कर रही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जबकि जो बड़ी पाली है वो ये दर्शाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, ठीक है। अब भिन्न भिन्न शंकरन है, भिन्न भिन्न वहां पर कह सकते हैं अणुओं की ज्यामिति होगी, ज्यामिति अलग अलग आएगी।
वो ज्यामिति निर्भर करती है कि संकलन क्या है। जैसे sp है तो रेखीय आएगा, sp2 है तो त्रिकोणीय हो जाएगा, sp3 है तो चतुष्फलकीय आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ज्यामिति आती रहती है, अलग अलग यहाँ पर केस बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो संकलन का जो नियम है, इसके कौन कौन से नियम है, इसके भी आपके 12 से 15 पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।